हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। ये बेसिकली हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है। दैट मीन्स विद द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। आई होप सो कि आपने इसके पहले के जो दोनों ही पार्ट्स है वो देख लिए हैं और अपना उतना जो चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ में, टॉपिक के साथ में, एंड जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है उसको कर देते हैं कंप्लीट। सो बेसिकली जो हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने कुछ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड चीजें देखी इन दी पार्ट 2, एंड पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने वेरियस जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और ये सब कुछ है उन्हें समझा था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है दैट वुड बी और इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा रहा। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब प्री इंडिपेंडेंस तो हमें पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी 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 पुअर, राइट। कुछ भी जो है बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत ज्यादा जो है हमारे पास में इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अब जो हमारे लीडर्स थे उनका एक जो है रोल ये भी रहा कि इन्हें क्या करना था, इन्हें जो इंडस्ट्रीज है उन्हें सेटअप करना था ताकि पहली चीज तो वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हो, दूसरा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर एक्सेस बर्डन है वो वहां से कम किया जा सके और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सो इट इज द बिल्डिंग एंड ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रीज विद इन एन इकोनॉमिक। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है उन्हें बिल्ड करना, उन्हें ग्रो करना एक इकोनॉमी में। Industrialization is the period of change that transforms a human group from an agrarian society into industrial society. Industrialization basically क्या है? Agrarian society से conversion या transformation to the industrial society. ठीक है कि अब एग्रीकल्चर से जो है शिफ्ट हो जाओ कहां पर? इंडस्ट्रीज के साइड। Industries provide employment which is more stable than the employment in agriculture. Why so? सिंपल सी चीज है, एग्रीकल्चर आपको एम्प्लॉयमेंट कब प्रोवाइड करता है? सीजन बाय सीजन। एग्रीकल्चर में फुल जो है 12 मंथ्स के लिए, पूरा जो एक ईयर है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, बट इंडस्ट्रीज विल प्रोवाइड यू मोर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इसलिए इफ लाइक यू आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एज कंपेयर्ड टू इंडस्ट्रीज तो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड हो तो वो क्या है, आपके लिए एडवांटेजेस बन जाता है, बिकॉज इंडस्ट्रीज जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये याद रखना है आप लोगों को, दैट इज टिस्को, जमशेदपुर was well managed iron and steel industry at the time of independence। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसका नाम बिल्कुल याद रखना है। दिस was set up in 1907, इसका ईयर भी याद रखना। ठीक है, एंड जमशेदपुर में ये सेटअप हुई थी और ये इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो है एक वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री हमें देखने को मिली। ठीक है, दैट इज जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, तो एक जो है वो क्या मिल गया आपको, एक जो है लीडिंग चीज मिल गई कि अभी हमारे पास में कुछ इंडस्ट्रीज है, इससे हम और आगे जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टिस्को का नाम बिल्कुल याद रखना है, आपके इकोनॉमिक सेंस में टिस्को को बिल्कुल जो है भूलना नहीं है हमें। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, क्यों जो है हमारे लीडर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के साइड जाना चाह रहे थे, एंड क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है लोगों को इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करने के लिए जो है वेरियस एफर्ट्स बनाए जा रहे थे? तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे तभी ये पर्टिकुलर चीज की जा रही है। तो क्या बेनिफिट्स थे? बेसिकली इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। पर कैपिटा इनकम बेसिकली होती क्या है? तो अगर लाइक इसके फॉर्मूले से जाओगे तो दैट इज नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल जो पॉपुलेशन है उससे। अगर इसके लाइक मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊं तो दैट इज बेसिकली कि ऑन एन एवरेज
एक कंट्री में हर एक पर्सन जो वो कितना कमा पाता होगा, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली दी पर कैपिटा इनकम। अब इंडस्ट्रीज से पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो सकता है। कैसे इंक्रीज हो सकता है? देखो, पहली चीज तो ये समझो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या है, ओवरबर्डन है, ठीक है। मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर पर 4 लोगों की जरूरत है, तो इस 4 की जगह पर यहाँ पर 10 लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है आपको आउटपुट या इसका आउटपुट से जो आपको अमाउंट मिल रहा है दैट इज बेसिकली कुछ 500, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ 4 लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड होते तो 500 डिवाइडेड बाय हम 4 करते। अब 10 लोग एम्प्लॉयड है तो 500 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 10 करोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली उस हिसाब से जो है सबकी क्या निकलेगी, पर कैपिटा इनकम निकलेगी। ऑल राइट, अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि यहाँ पर जो ये एक्सेस 6 लोग हैं ये कहां पर एम्प्लॉयड हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हो सकते हैं। अल्टीमेटली सभी की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अब जो है ये 500 को सिर्फ 4 में डिवाइड करना है और यहां से बाकी के जो बचे हुए 6 लोग हैं उन्हें यहां से अपनी इनकम मिल जाएगी। तो ओवरऑल सभी लोगों की क्या हो रही है, सभी लोगों की इनकम जो है बढ़ रही है। सेकेंड चीज, इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आप जो है एक सस्टेनेबल अमाउंट जो है वो क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर जो है ईयर में अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है ये पर्टिकुलर कुछ ड्रॉबैक्स है, ठीक है, किसके, एग्रीकल्चर सेक्टर के। तो इन शॉर्ट वी विल से कि जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है दैट कैन लीड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। Then provides increasing avenues for employment of new skilled labor force। बहुत ही क्लियर है ये चीज। तो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज जो है प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो इट विल प्रोवाइड मोर एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर दी न्यू स्किल्ड लेबर फोर्स, ठीक है। जो स्किल्ड लेबर फोर्स है, जो न्यू लेबर फोर्स है, उनके लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगर उन्हें, तो वो काम करेंगे। अब देखो एम्प्लॉयमेंट से क्या क्या चीजें हो रही है। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, काम है तो दैट मीन्स ग्रोथ भी होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अगर मिलेगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो इन शॉर्ट एक चीज से आप जो है बहुत सारी चीजों को रिलेट करके यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। देन enables diversification of markets, बिल्कुल सही बात है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेन इकोनॉमी पर रहेंगे तो हमारे मार्केट्स में क्या रहेगा, ये जो एग्रीगेन प्रोडक्ट है वही। लेकिन इफ इंडस्ट्रीज एंड ऑल सेटअप होते जा रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन जो है मार्केट में दैट विल इंक्रीज, ठीक है। दैट इज जो है हमारे पास में अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिलेंगे। तो इंडस्ट्रीज की वजह से जो है मार्केट्स भी डाइवर्सिफाई होते हैं, ठीक है। It provides infrastructural facilities like railways, power generation, etc. फॉर फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही क्लियर चीज है ये भी। अब अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो इंडस्ट्री के गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत लगेगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई और वो ये बोलेगी कि नहीं हम अपने प्रोडक्ट को इसी पर्टिकुलर एरिया में सेल आउट करेंगे। वो अपने प्रोडक्ट को थ्रू आउट दी इंडिया और थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है वो सेल आउट करना चाहेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सेल आउट होगा और जितना ज्यादा वाइड स्प्रेड कंज्यूमर्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या करेंगे वो लोग, प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस इंडस्ट्री के पीछे पीछे जो है वेरियस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी फैसिलिटीज जो है वो लोगों को मिल रही है। देन हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न करोगे, चीजों को एक्सपोर्ट करके। जब हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर पाएंगे। ऑल्सो अगर हमारे पास में इंडस्ट्रीज होगी तो हम जो है कम इंपोर्ट्स करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास भी तो प्रोडक्ट्स होने लगे, ठीक है। तो इंपोर्ट्स भी जो है वो कम हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अल्टीमेटली जो फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट या वी कैन से कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है उसे भी हम कम कर सकते हैं इफ हमारे पास में प्रॉपर इंडस्ट्रीज एंड ऑल सेटअप हो जाए तो, ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है।
आई गेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं दे आर क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप देखो वी नो कि स्टार्टिंग से ही जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फॉलो किया गया था, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि पब्लिक सेक्टर भी वर्क कर रहा है एंड प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा था बाकी आपके प्राइवेट सेक्टर को भी। रीजन उसका था क्योंकि देखो अगर पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी ना तो प्राइवेट जो सेक्टर है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनके पास में पैसा है, वो लोग इन्वेस्ट करने में डरेंगे। हमें अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है ताजा ताजा, ठीक है, उसी पर्टिकुलर फेज में चल रहे हैं, अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है, तो अभी भी जो है थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है। ऑल राइट, अभी हमें नहीं पता है मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे का हमें कुछ नहीं पता है। तो पहली चीज तो लोगों के पास में पैसा नहीं है, ठीक है, और जिसके पास में पैसा है वो बहुत सोच समझ के अपने पैसे को लगाना चाहेगा, वो बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए पहले जो है मेजरली गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा था और गवर्नमेंट ने ही स्टेप लिया था, वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड ऑल गवर्नमेंट ने किए थे एंड धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर क्या होती गई, प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी वर्क में आने लगी, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल जो है वो प्ले किया गया है इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स was to decide the role of government, that is public sector, and the private sector in the industrial development. There was a need for leading role of public sector due to the following reasons, ठीक है। तो किस चीज की नीड थी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका एक लीडिंग रोल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं? तो उसके पीछे के रीजंस है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास में कैपिटल नहीं है उतना, उनके पास में उतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, वो इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर को ही आगे आना पड़ेगा। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स भी नहीं थे। इनिशियली मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम तो फॉलो किया गया था लेकिन स्टिल जो है थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ इकोनॉमी थी हमारी, दैट इज जो है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फ्रीली जो है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं कर रही थी हर एक चीज में एंटर होने में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो है उन सारे रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए भी ये पर्टिकुलर चीज थी कि प्राइवेट सेक्टर के पास में बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स नहीं थे, ठीक है। उन्हें जो है बहुत ज्यादा लाइक हेल्पफुल, अगर वो खुद अपने उससे जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा जो है लाइक इंसेंटिव्स एंड ऑल प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, नाउ वी नो कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्निंग से काम करता है एंड जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ऑलरेडी वी नो कि जो है ऑलमोस्ट 200 इयर्स का जो लाइक कॉलोनियल रूल था उसकी वजह से लोगों की हालत वैसे ही खराब थी, तो अब सोशल वेलफेयर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो अगर पूरा का पूरा या मेजरली हम प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में दे देते तो अगेन फिर जो है क्या होता, एक्सप्लॉयटेशन होता पुअर लोगों का। तो इसलिए जो है पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल जरूरी था ताकि प्रॉपर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो चलाई जा सके, सोशल वेलफेयर के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा सके, उनके प्राइसेस जो है वो डिटरमाइन किए जा सके, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को जो है लीडिंग रोल प्ले करना जरूरी था, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का। इसके पहले भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था इन 1948, लेकिन आप लोगों को पढ़ना किसका है, 1956 का पढ़ना है। और मैंने ये 1948 वाला इसलिए बताया है कि आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना। दैट इज कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कौन से ईयर में आया था। आप अगर 1956 को करेक्ट करके आ जाओगे तो योर आंसर वुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला पूछा जाए आपसे आईपीआर तो दैट इज 1948, ठीक है। Now, industrial policy is a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises of the country. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो क्या है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कि जो पूरी इंडस्ट्रियल इश्यूज है, जो पूरा इंडस्ट्री है उसको हमें कैसे जो है आगे चलाना है, ठीक है, क्या पॉलिसीज एंड क्या प्लान्स के हिसाब से जो है हमें आगे के डिसीजंस लेने रहेंगे। सो इट इज एसेंशियल फॉर डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर्स, principles, rules and regulations for controlling industrial enterprises of the country. ये essential है कि जो है हम लोग various procedures, principles, rules, regulations के हिसाब से जो है
जो इंडस्ट्रियल बेस है, जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस है कंट्री के, उन्हें कंट्रोल करे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करेगी तो ही सब कुछ सही चलेगा। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं आपका जो मन है वो करो, तो लाइक ऑन एन सीरियस नोट अगर हम लोग देखें तो इलीगल चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल टोबैको, बियर, ये वाली सारी जो चीजें हैं, ये सब कुछ जो है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली इनसे प्रॉफिट्स तो बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट जहां पर मिलेंगे वहां प्राइवेट सेक्टर ज्यादा क्या करेगा, एंटर करने की कोशिश करेगा। ऑल्दो वी नो कि अभी भी बहुत ज्यादा जो है इनका मार्केट शेयर है, स्टिल अगर गवर्नमेंट का जितना अभी रेगुलेशन अगर वो हटा दे तो ये बहुत ही ज्यादा जो है बम्बार्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को जो है सारी चीजों को देखना पड़ेगा, एंड जो पूरा इंडस्ट्रियल बेस है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में चले, उसके लिए वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रिंसिपल, सारी चीजें जो है वो बनाने की जरूरत रहती है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 on 30th of April 1956 a second industrial policy resolution was adopted in India, ठीक है। तो इसके बाद में जो सेकेंड वाला था वो अडॉप्ट किया गया था इंडिया में। अब इसमें क्या चीजें हुई है वो हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 है, उसमें जो सारी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें तीन जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। और उनका नाम हमने कुछ ऐसे रखा है, दैट इज शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। अब शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, शेड्यूल बी में कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, शेड्यूल सी में कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, ये चीज बेसिकली हमें देखनी है। So schedule A comprised of industries which would be exclusively owned by the state, ठीक है। तो शेड्यूल ए में वो सारी इंडस्ट्रीज है जो कि कंप्लीटली कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट ओन करेगी, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्रीज को बिल्कुल जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर रखा गया। कौन सी इंडस्ट्रीज होगी, जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे कि डिफेंस। ऑलराइट, अब डिफेंस को आप प्राइवेट हैंड्स में नहीं दे सकते हो, वो एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, तो वो गवर्नमेंट अपने पास में रखेगी। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो गवर्नमेंट अपने पास में रखेगी उसे, ठीक है। कोई वेलफेयर वाली चीज है तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर को या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अपने पास में रखेगी, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स जो कि गवर्नमेंट का जिन पर कंट्रोल, एक्सक्लूसिव कंट्रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज को जो है क्या किया गया, चूज किया गया, या हम ये बोले कि ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया एंड उन्हें जो है शेड्यूल ए के अंदर फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। So in this schedule 17 industries were included like arms and ammunition, atomic energy, heavy and core industries, aircraft, oil, railways, shipping, etc, ठीक है। So we can see ऐसी सारी इंडस्ट्रीज जहां पर आप प्रॉफिट मोटिव से नहीं खेल सकते हो, जो कि असेंशियल चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है शेड्यूल ए में रखी गई, ठीक है। अब अगर आर्म्स एंड एम्युनिशन किसी प्राइवेट हैंड्स में दे दे तो फिर हमारा जो डिफेंस सेक्टर, जो डिफेंस आज के डेट में इतना स्ट्रांग है, वो इतना नहीं होगा। रीजन बीइंग कि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता भी नहीं होती है, ठीक है, दैट इज लाइक वेरी सीक्रेसिव। और अगर वो जो प्राइवेसी है, जो सीक्रेसी है, वो अगर लूज हो जाए तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, चीजें फैलने लगेगी, बातें फैलने लगेगी कि ये प्लान चल रहा है, वो प्लान चल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो टेररिस्ट अटैक्स एंड ऑल है वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होना बहुत ही जरूरी होता है। हाँ, अब ये वाली जो बाकी की इंडस्ट्रीज है, यू विल सी आज की डेट में जो है प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज है। लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं, 1956 की, जो ये पर्टिकुलर आईपीआर बनाया गया था उसकी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ 17 इंडस्ट्रीज है जिसे कि शेड्यूल ए के अंदर रखा गया था, ठीक है। फिर आते हैं शेड्यूल बी में। सो इन दिस शेड्यूल 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड व्हिच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड है। शेड्यूल ए में क्या था, दीज वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली स्टेट ओन्ड थी, और जो आपका शेड्यूल बी है इसमें प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड है। अब इसका क्या मतलब है, समझ लेते हैं। द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट एफर्ट्स टू ऑफ द स्टेट। बेसिकली शेड्यूल बी में क्या हो रहा है, जो सेटअप है किसी भी इंडस्ट्री का, वो कौन कर रही है, वो
स्टेट कर रही है, वो गवर्नमेंट कर रही है। एंड इवेंचुअली आफ्टर दैट जो प्राइवेट सेक्टर है वो वेरियस रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है टू दीज इंडस्ट्रीज, एंड इवेंचुअली जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें वर्क कर रहा है। यहाँ पर सेटअप या ये सारा जो इनिशिएटिव ऑफ सेटअप है ये किसने लिया, ये पब्लिक सेक्टर ने लिया, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड है, दैट इज स्टार्टिंग विद द स्टेट और स्टार्टिंग विद द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इवेंचुअली जो है हम लोग प्राइवेट सेक्टर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली और प्रोग्रेसिवली में आई गेस आप लोगों को क्लियर है कि क्या डिफरेंस है। दिस शेड्यूल इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक है। देखो इनमें जो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, जिसमें कि बेसिकली कैपिटल की जरूरत ज्यादा है। कैपिटल की जरूरत ज्यादा इट मींस कि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट एंड ऑल कर दिया, उन्होंने चीजों को सेटअप कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि अब इसको जो है कौन देख लेगा, प्राइवेट सेक्टर देख लेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हट गई पब्लिक सेक्टर, वो भी वहीं पर है, लेकिन अब जो है फिर बाकी की चीजें प्राइवेट सेक्टर भी वहां पर वर्क कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपका शेड्यूल बी, जिसमें आपके पास में 12 इंडस्ट्रीज होंगी। फिर आते हैं शेड्यूल सी पर। तो दिस शेड्यूल कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज व्हिच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अब हमने जो है पब्लिक सेक्टर, एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर देख लिया, प्रोग्रेसिवली पब्लिक सेक्टर देख लिया। अब जब हम शेड्यूल सी पर आते हैं तो इसमें बेसिकली वो सारी इंडस्ट्रीज आएंगी जो कि कौन ओन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर ओन कर रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं इंटरवीन कर रही है, यहाँ पर ये जो भी इंडस्ट्रीज इसमें आएगी वो सारी किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। जितने भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज बची है नाउ दे आर अंडर द शेड्यूल सी। The state would facilitate and encourage the development of these industries. These industries were controlled by state through a system of licenses enforced under Industries Act 1951. हाँ, अब ये तो बिल्कुल है कि अगर जो है ये प्राइवेट ओन्ड भी है तो इन पर भी प्रॉपर रेगुलेशन होगा। ये नहीं कि बस आपका जो मन करे वो, नहीं, प्रॉपर जो है रेगुलेशन होता था। और रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग, जो इंडस्ट्रीज एक्ट है 1951 में, उसके अंतर्गत जो है लाइसेंसेस लेने रहते थे जो भी इंडस्ट्री को सेटअप होना है, एंड उन लाइसेंसेस के थ्रू जो है प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन किया जाता था। क्योंकि लाइसेंस क्यों ले रहे हो आप क्या चीज सेटअप कर रहे हो, आप क्या प्रोडक्शन करोगे, उस हिसाब से लाइसेंस लिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि गवर्नमेंट को पता होता था कि किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी कंट्री में, ठीक है, क्या जो है उसका पेड अप कैपिटल है, कितने जो है इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट हुआ है, अगर कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्शन पैटर्न में, उसका लाइसेंस लो। तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ही क्या हो रहा था, गवर्नमेंट के अंडर ही जो है वो वर्क हो रही थी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, जिसमें हमारे पास में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी जो है ये आते हैं, ठीक है। देन आते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पर। अब देखो ये जो आपका पीरियड है ना 1950 टू 1990 में, इसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है। और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला जो कंसेप्ट है वो अडॉप्ट किया गया था, एंड बहुत ही तगड़ा ये जो है आपका सिस्टम था। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे, फ्लॉज भी थे, जिसकी वजह से जो है आफ्टर 1991 इन लाइसेंसेस को कम भी किया गया, अबॉलिश भी किया गया, ठीक है। लेकिन तब तो इन्हें अडॉप्ट किया था ना, तो वो क्या क्या चीजें थे, वो कौन कौन से लाइसेंसेस थे, उस चीज को हम लोग देखते हैं। सो एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट to an industrial unit to manufacture goods. The Industries Development and Regulation Act 1951 empowered the government to issue licenses for setting up of new industries, expansion of existing ones and diversification of products, ठीक है। ये बेसिकली तीन चीजें थी जिसके लिए लाइसेंस की क्या थी, लाइसेंस की जरूरत थी। अगर कोई भी पर्सन एक न्यू इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहता है तो उसको क्या चाहिएगा, उसको लाइसेंस की जरूरत रहेगी। अब ये तो बहुत ही क्लियर है, ठीक है, कि हमें अगर कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो हमें उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, प्रॉपर जो है लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, उसके बाद में वी विल बी एबल टू लाइक व्हाट, वी विल बी एबल टू सेटअप आवर इंडस्ट्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये तो बहुत ही सिंपल चीज है जो आप बिल्कुल याद रख लोगे। सेकेंड चीज, अगर आपका जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उसको आप एक्सपांड करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने इंडस्ट्री खोली थी विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख, ठीक है,
तो जब आपने लाइसेंस लिया था ना, तो आपने वहां पर इस चीज को मेंशन किया था, ये मतलब ये इस पर्टिकुलर चीज को वी कैन से कि ये पेड अप कैपिटल है आपका। तो ये पर्टिकुलर चीज से आपने बताया कि इस पर्टिकुलर स्केल पर जो है आपकी इंडस्ट्री क्या करने वाली है, ऑपरेट करने वाली है। नाउ अब आपका जो है प्रोडक्शन करते करते आपको समझ में आया है कि अब हम काफी इस स्टेट पर पहुंच गए कि वी शुड एक्सपांड आर जो है इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सपांड भी कर रहे हो तो भी आपको लाइसेंस लगेगा, ठीक है। 1956 की बात कर रहे हैं हम, अभी की नहीं कर रहे हैं। 1956 के हिसाब से अगर आप आपकी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है अगर आप उसको एक्सपांड करते हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत लगेगी, ठीक है। ये दूसरी थी। और जो थर्ड वाला लाइसेंस आप लोगों को जो है अटेन करने की जरूरत थी, दैट वाज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज बेसिकली व्हाट, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जो नेस्कैफे है उसने लाइसेंस लिया है किस चीज का, उसने लाइसेंस लिया है कॉफी बनाने का, ठीक है। नाउ उन्हें कॉफी बनाते बनाते समझ में आया है कि वो क्या कर सकते हैं, वो टी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो कॉफी से टी के प्रोडक्शन तक आते हैं, या फिर हम ये बोलें कि वो कॉफी का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और अब वो टी का भी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 1956 वाला जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से, ठीक है। सो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन कि आप आपका एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन से आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, अब आप और भी जो है वेरियस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इफ अगर उस टाइम पर अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन भी होता था इन दी प्रोडक्ट्स तो उसके लिए भी जो है लाइसेंस की जरूरत थी, ठीक है। सो दीज आर मेजरली 3 आपकी लाइक पॉइंटर्स बोलेंगे हम लोग जहां पर लाइसेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अगर आपने लाइसेंस नहीं अटेन किया है तो आप अपने एग्जिस्टिंग वाली जो इंडस्ट्री उसको एक्सपांड नहीं कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो और आप किसी भी न्यू इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैनर से क्या होगा, गवर्नमेंट ने यही सोचा था कि इस पर्टिकुलर मैनर से जो है वो प्रॉपर कंट्रोल जो है वो मेंटेन करके रख सकती है और सारी चीजें जो है वो उनके उन्हें पता रहेगा तभी होगी, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली लाइसेंस गवर्नमेंट ही देने वाली है तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कि उनकी जो है कंट्री में किस चीज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये चीज जो अभी अभी हम लोगों ने समझी है। It was easier to obtain license for establishing industry in a economically backward area. ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है एक काइंड से, ठीक है। कि गवर्नमेंट जो है अगर आप किसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में जाकर किसी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको और ज्यादा इनकरेज कर रही है। रीजन बीइंग कि अगर आप उस एरिया में जाकर इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा? सिंपल सी चीज है, वहां पर सबसे पहली चीज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत लगेगी, ठीक है। आप प्रॉपर आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बनेगी, आपके साथ में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर जरूरत लगेगी, ठीक है। ऐसे ही जो है वेरियस चीजें, ऑल्सो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जो भी इंडस्ट्री वहां पर सेटअप होगी उनको जो है लोगों की भी तो जरूरत लगेगी, लेबर की जरूरत लगेगी। तो अल्टीमेटली वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसके आसपास जो भी एरिया है वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है वो क्या होगा, वो थोड़ा अपलिफ्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो लाइसेंसेस है वो इजीली मिल रहे थे या मिल जा रहे थे एज कंपेयर्ड कि आप किसी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हो तो, ठीक है। Also, certain concessions such as tax benefits and electricity at a lower tariff were given to promote industries in backward areas. और इसका रीजन यही था कि बैकवर्ड एरिया जो है ना वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो जो है वेरियस इंसेंटिव्स लाइक जो है टैक्स कट दे दिया, कोई इलेक्ट्रिसिटी लोअर टेरिफ पर दे दी, कोई सब्सिडीज एंड ऑल प्रोवाइड कर दी, ठीक है। पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। इसका क्या पर्पस था कि रीजनल इक्वालिटी जो है वो आ सकती है। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही एक पर्टिकुलर एरिया जो है ना वो डेवलप हो रहा है, बल्कि सारे एरियाज अगर डेवलप होंगे तो जो रीजनल इक्वालिटी है वो मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। Then license was needed to expand output or diversify production in an existing
इंडस्ट्री। अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है तो उसमें अगर आपको एक्सपांशन करना है या फिर प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन करना है तो उसके लिए जो है आपको लाइसेंस की जरूरत लगेगी, ठीक है। फिर आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर। अब देखो ये जो है ना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसके जो भी ड्रॉबैक्स थे ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अपना देखेंगे कि लिबरलाइजेशन आया था, प्राइवेटाइजेशन आया था, दैट इज 1991 वाले चैप्टर में, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ लूप होल्स थे, इसकी वजह से जो है रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी थी। फिर आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या होती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कम जो है इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो यूजुअली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पर वर्क करती है, बिकॉज इनका जो पेड अप कैपिटल होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वैसे भी इन लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए वो जो है लार्ज स्केल पर ना जो है इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करके स्मॉल स्केल पर स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, ताकि जो है खर्चा उनका कम लगे एंड कहीं से जो है वो अर्न कर पाए। So a small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री का जो डिवीजन है ना, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, ये कितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से बताया जाता है। एक मैक्सिमम लिमिट शो की जाती है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इससे कम का है तो फिर आप जो है स्मॉल स्केल में आओगे, अगर इससे ज्यादा है तो आप लार्ज स्केल में आओगे, ठीक है। और ये इसलिए है कि वेरियस जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो मेजरली जो है बैकवर्ड एरियाज में होते हैं, वो मेजरली लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर वर्क करते हैं, मेजरली ऐसे लोग उन्हें स्टार्ट करते हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा जो है फाइनेंस नहीं होता है। एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए जो है गवर्नमेंट वेरियस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स जो है इन पर प्रोवाइड करती है, ताकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज एंड ऑल सेटअप होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही जो है ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। So this limit has changed from rupees 5 lakh in 1950 to present limit of rupees 1 crore. तो लिमिट कितनी थी, तो अगर 1950 की बात करें तो that was 5 लाख रुपीस, और अगर हम आज की बात करें तो 1 करोड़, ठीक है, कि इतना जो है आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है अगर, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आओगे। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं 1950 में 5 लाख और आज की डेट में इट इज 1 करोड़, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखें तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, वही चीज जो मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ, मेजरली किस पर बेस्ड है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो यहाँ से होगा। सो मोर लेबर इंटेंसिव। आफ्टर एग्रीकल्चरल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बाद में किसी का नंबर आ रहा है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, so that is basically SSI. Need for protection of big firms, they can flourish only when they are protected from the large firms. Reservation of products and various concessions, ठीक है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है बिग फर्म्स से, ठीक है। क्यों जरूरत है, देखो बिग फर्म्स उनके पास में कैपिटल ज्यादा है, उनके पास में असेट्स ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे जो है चीजों को दे सकते हैं कंज्यूमर्स को, एंड इवन लोअर प्राइस पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिग इंडस्ट्रीज या बिग फर्म्स से जो है सेव अगर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है हमें बहुत ज्यादा जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लॉज देखने को मिलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल ही नहीं पाएंगी फिर, ठीक है। तो इसके लिए जो है इन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो इन्हें प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट वेरियस काइंड से, वेरियस जो है प्रोडक्ट्स पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करके। रिजर्वेशन प्रोवाइड करके मतलब कि गवर्नमेंट ने जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बोल दिया कि जो बिस्किट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेगी, कोई भी बिग फर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नाउ दैट इज द रिजर्वेशन कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही बनकर आएगा, ठीक है। तो इस काइंड से जो है रिजर्वेशंस जो है वो प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स पर रिजर्वेशन उन्होंने डाल दिया है, तो अब स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट्स SSI बनाएंगे, जो आपके बिग फर्म्स है वो इसमें एंटर नहीं हो सकते हैं। वेरियस कंसेशंस प्रोवाइड करके जो गवर्नमेंट है वो
टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड कर सकती है, वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, वो वेरियस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी वजह से एसएसआईज जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए, उनका कॉस्ट भी कम लगे और अल्टीमेटली क्या हो, अल्टीमेटली जो है वो ज्यादा फ्लरिश हो पाए। ठीक है, तो अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन्हें अगर सेव किया जाएगा फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज, बिग फर्म्स, तो ही वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएंगे, तो ही वो ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज जो है उनके लिए ये पर्टिकुलर चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, देन आते हैं फॉरेन ट्रेड पर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को देख लिया है, एक और सेक्टर हमारे पास में बचा है, दैट इज व्हाट, हमारा फॉरेन सेक्टर। तो देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या पर्टिकुलर जो है चीजें, क्या क्या पर्टिकुलर जो है पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है फ्रॉम द ईयर 1950 टू 1990। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में जो है सारे इंपोर्ट और सारे जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, अब यही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या जो है वेरियस रिफॉर्म्स या पॉलिसीज लेकर आई गई है उसको हम लोग देखते हैं। So at that time, import substitution was a major element of India's trade policy and industrial policy. In 1950, India's share in total world trade was 1.78%. ठीक है, 1950 की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हमारा जो शेयर था ट्रेड का, that was how much, 1.78%. ठीक है, तो काफी कम था। ऑल्सो जो एक मेजर चीज आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है ये यूज किया गया था किस चीज के लिए, अपना जो फॉरेन ट्रेड है इसमें जो पॉलिसीज बनाई गई थी उसके लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसको भी देखेंगे और ये क्यों लेकर आया गया। देखो, ट्रेड पॉलिसी दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, नाम पर चलते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दैट इज इंपोर्ट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से या डोमेस्टिक गुड्स से। इंपोर्ट्स में क्या आ रहा है, हमारे पास में फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, तो फॉरेन गुड्स को सब्स्टिट्यूट करो किससे, डोमेस्टिक गुड्स से। ठीक है, दैट इज बेसिकली आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों करने के लिए जो है हमारे लीडर्स ने बोला, या ऐसे क्यों जो है पॉलिसीज बनाई गई। देखो, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बना दिया था, ब्रिटिशर्स ने जो है हमें बना दिया था कंप्लीटली इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो हमारी जो डिपेंडेंसी थी ऑन देम वो बढ़ गई। यहां से ये चीज समझ में आई, अगर दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है तो खुद क्या बनो, उतने सक्षम बनो। ठीक है, अगर हम दूसरों के गुड्स को नहीं खरीदेंगे तो हमारी कंट्री में गुड्स जो प्रोड्यूस होंगे उसी से हमारा क्या हो जाएगा, जो कंजम्पशन है वो पूरा हो जाएगा, हमारे जो वांट्स है वो फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो अगेन फिर से वो चांसेस हो सकते हैं कि वो हम पर जो है किसी काइंड का प्रेशर बनाए, या वो हम पे जो है रूल करने की कोशिश करे, या वो हमारी पॉलिसीज में एंटर करने की कोशिश करे। ठीक है, इंटरफेयर करने की कोशिश करे, वो सब हमें चाहिए ही नहीं था। तो इसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या किया गया, उसको जो है बिल्कुल सोचा गया कि ये चीज हमें करनी है। इससे हमें अपनी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और जो है प्रॉपरली ग्रोथ भी होगी, हमारी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी, नहीं तो फॉरेन गुड्स के साथ में जो है कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वहां के अच्छे अच्छे जो है हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, हाई टेक्नोलॉजी से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे यहाँ के जो है हैंडमेड प्रोडक्ट्स या लो, या वी कैन से कि थोड़ी डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है उससे बनाए गए प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली चीजें डिफरेंस आएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें अपनी इंडस्ट्रीज को भी ग्रो करवाना था, प्लस जो फॉरेन डिपेंडेंस है उसको भी कम करना था। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर यूज किया गया। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। The basic aim of the policy was to protect domestic industries from foreign competition. ठीक है, इसके पीछे का ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, इसके पीछे का मेन एम आप क्या बोल सकते हो कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, The policy of import substitution can serve two definite objectives. First one is savings of precious foreign exchange and second is achieving self reliance. अगर हम import कम करेंगे तो ultimately उसकी वजह से क्या होगा,
उसकी वजह से जो है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम बाहर जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है दैट कैन बी सेव्ड। सेकेंड चीज की अचीविंग सेल्फ रिलायंस, ठीक है। सेल्फ रिलायंस जो है वो अचीव हम लोग कर सकेंगे, दैट इज हम सेल्फ सफिशिएंट जो है वो बन सकेंगे। एंड वी नो कि ये क्या है, ये एक जो है गोल है हमारे किसका, जो 5 ईयर प्लान्स थे उसका, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेल्फ रिलायंस तो हमारा एक मेन चीज यहाँ पर आई जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ इंपोर्ट्स थ्रू टेरिफ्स एंड कोटास। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अलावा क्या चीज यूज की गई या क्या जो है पॉलिसीज लेकर आए, तो इंपोर्ट्स को जो है ना कम करना है, तो कैसे किया जाए, टेरिफ्स एंड कोटास के थ्रू। अब टेरिफ्स और कोटास क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखो टेरिफ्स आर बेसिकली व्हाट, टैक्सेस। जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर अगर टैक्सेस लगाए जाते हैं तो उसको हम टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। वहां पर हम टैक्स का यूज ना करके उसे क्या बोलेंगे, उसे हम टैरिफ बोलेंगे। सो टैरिफ रिफर्स टू टैक्सेस लेवाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। जो भी इंपोर्टेड गुड्स है उन पर जो भी टैक्स लगा रहे हैं उसको हम बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में टैरिफ बोलेंगे। टैरिफ्स का यूज किया गया, दैट इज जो है हाई टैरिफ्स का यूज किया गया मेजरली, ठीक है। हाई टैरिफ्स का कैसे यूज किया गया या इससे क्या होगा, अब जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अगर आप टैक्स लगाओगे तो उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो इंपोर्टेड गुड्स है उन पर हाई टैरिफ लगाने की वजह से क्या होगा, उन पर हाई टैरिफ लगाने की वजह से उनकी जो प्राइसेस है दैट विल राइज, ठीक है। और जब उनकी प्राइस बढ़ेगी, वी नो लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी, तो हम अब इंपोर्टेड गुड्स को कम डिमांड करेंगे और हम डोमेस्टिक गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली वहां के जब गुड्स डिमांड ही कम होंगे तो गुड्स इंपोर्ट भी कम ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है टैरिफ्स को यूज किया गया। सो द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हेवी ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स वाज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज, ठीक है। तो इसके पीछे का बेसिक एम क्या था कि उनको जो है और ज्यादा एक्सपेंसिव बनाओ और उनका जो यूज है उसको डिस्करेज करो, ठीक है। देन कोटास पर अगर हम लोग आए तो कोटास आर बेसिकली व्हाट, तो कोटास जो है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाना। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कैसे, जैसे कि मान लो कोटा लगा दिया गया है कि आप जो है 50 यूनिट्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो अब वो क्या लग गया, एक रेस्ट्रिक्शन लग गई, एक लिमिट लग गई कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है 50 आइटम्स को ही क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा हमारी मार्केट में नहीं आएंगे इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी डिस्करेज कर रहा है इंपोर्ट्स को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, कोटास। सो कोटास refers to mixing the maximum limit on the imports of a commodity by the domestic producer, ठीक है। तो जो है फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ व्हाट, कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, और अगर हम लोग स्पेसिफिकली बोले हमारे केस में तो बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो दीज वर टेरिफ्स एंड कोटास, इनकी वजह से जो है इंपोर्ट्स में क्या हुआ है, फॉल हुआ था, ठीक है। Now what were the reasons for import substitution or the tariffs and quotas, ये सारी चीजें। So industries of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies. With protection they will be able to compete in a due course of time, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज की जैसे कि इंडिया की, एंड इवन अगर हम लोग बात करें कि उस टाइम पर, तो अभी तो हमारा इंडस्ट्रियल बेस बना ही नहीं था, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बन रही थी, अब वो बन रही है, सेटअप हो रही है। अगर उसमें हम इतना जो है तगड़ा कंपटीशन अगर डाल देंगे तो इंडस्ट्रीज तो वैसे ही फेल हो जाएंगे, वो बोल देंगे भैया हमें नहीं करना है, हम इतनी मेहनत करेंगे और अल्टीमेटली हम चल ही नहीं पाएंगे क्योंकि फॉरेन गुड्स को लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए उस कंपटीशन को कम करने के लिए, उस कंपटीशन को हटाने के लिए जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यूज किया गया कि जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली क्या रहेगा, प्रॉपर्ली जो है ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हें ग्रो करने के लिए टाइम मिलेगा, उन्हें डेवलप होने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। देन क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990, जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर का क्रिटिकल अप्रेजल देखा, सेम वे में अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्रिटिकल अप्रेजल देखते हैं। दैट मीन्स कि क्या चीजें सही हुई, क्या चीजें गलत हुई, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। So the proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in this period from 11.8% in 1950 to 51 to 24.6% in 1990 to 91. So we can say कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो काफी ग्रो की है, ठीक है।
मोर देन 10% की जो है ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जीडीपी में क्या देखने को मिला हमें, जीडीपी में जो है एक काफी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए हमने देखा। तो वी कैन से कि यस दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। इंडियन इंडस्ट्री वॉज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड जूट। अब सिर्फ और सिर्फ हम जो है कॉटन, टेक्सटाइल या जूट तक नहीं थे, अब हम डाइवर्सिफाई हो गए, ठीक है। अब हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है। सो इट आल्सो इंक्लूडेड इंजीनियरिंग गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। The industrial sector became well diversified by 1990, ठीक है। 1990 तक जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी डाइवर्सिफाई हो चुका था। दैट मीन्स कि हमें वेरियस वेराइटी ऑफ जो गुड्स है वो देखने को मिल रहे थे। The promotion of small scale industries gave opportunities to people with small capital to get into business. New investment opportunities helped in generating more employment. It promoted growth with equity, ठीक है। तो जो प्रमोशन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो है ऐसे लोग जिनके पास में स्मॉल कैपिटल है वो भी बिजनेस में आ पाए, ठीक है। वो भी जो है क्या कर पाए, वो भी जो है अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर पाए और उनके पास भी एक जो है एक डिफरेंट एवेन्यू किस चीज के लिए आया है, आपके एम्प्लॉयमेंट का उन्हें मिला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन रहा, ठीक है, उस टाइम पर उसने काफी हेल्प किया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी ग्रो करने में, ठीक है। Then protection from foreign competition through import substitution enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sector which otherwise could not have developed, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन था फॉरेन कंपटीशन का किसके थ्रू किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसकी वजह से कुछ जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी वो भी डेवलप हो पाई, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गया। अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते तो ये चीजें नहीं हो पाती, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट, इस सपोर्ट की वजह से भी जो है हमारी जो ये वेरियस इंडस्ट्रीज है ये क्या कर पाई, ये जो है ये डेवलप हो पाई, ये ग्रो कर पाई, ये सारी चीजें, ठीक है। So however this protection has two drawbacks. इसके दो drawbacks भी थे. First one, inward looking trade strategy and second one, lack of competition. Inward looking trade strategy is basically कि ये इंडिया है और आप इंडिया के इंडिया में ही क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। दिस इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। आप बाहर अपने ट्रेड को एक्सपांड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसे जो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोला जाता है। एंड लैक ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा रहता है तो हम ग्रो ज्यादा करते हैं। कंपटीशन अगर ज्यादा रहता है तभी तो हम ज्यादा वो हसल वाले मोड में रहते हैं कि नहीं हमें करना है, हम करके दिखाएंगे ये वो, राइट। जब कंपटीशन ही नहीं है, हमें पता है हम ही राजा हैं, चाहे कुछ भी करें, ठीक है। तो जब कंपटीशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली उतना ग्रोथ, उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। तो लैक ऑफ कंपटीशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या रहा, इसका एक ड्रॉबैक रहा है, ठीक है। सो आई गेस कि ये जो वेरियस अभी तक ये देखे वो आप लोगों को क्लियर है। Then licensing policy help the government to monitor and control the industrial production. जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो भी हेल्पफुल रही, किस चीज में, कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रही थी, मॉनिटर कर पा रही थी जो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ डिफिकल्टीज थी। However, excessive regulation by government created two difficulties, that was मिसयूज एंड सेकेंड वॉज टाइम कंज्यूमिंग। देखो इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस है वो कहाँ पर लग रहा था, अगर आप न्यू इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हो, अगर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपांड करना चाहते हो और अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, ठीक है। नाउ जब कोई भी पर्सन जाएगा कि हमें लाइसेंस चाहिए, बहुत सारे लोग जाते थे, ठीक है, बहुत लंबी लंबी लाइन भी मिलती थी, ऑलराइट। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो भी ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ने बिठा के रखे थे, ठीक है। अल्टीमेटली ये तो नहीं है कि जिसने ये पॉलिसी बनाई थी वही आकर जो है साइन करेंगे या वो लाइसेंस देंगे, उन्होंने अपने वर्क को डेलीगेट कर दिया था। अब क्या होता है, करप्शन, राइट। वेरियस जो ये काम लाइक जो लोग लाइसेंस एंड ऑल प्रोवाइड करने वाले उनके लिए तो अर्न करने का बहुत ही सुनहरा मौका था। उनके हिसाब से क्या था, डिले करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लोग परेशान होते जाएंगे, फिर दे लाइक आस्क फ्रॉम सामने से कि सर कुछ मदद कर दें आपकी, राइट, या कुछ देख लीजिए आप, एंड उस वे में जो है दे विल बी लाइक गिविंग द लाइसेंस। तो इसका मिसयूज हो रहा था, ठीक है। द वन जो कि लाइक ज्यादा
काफी अच्छा जो है हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कर पा रहा था उसको लाइसेंस मिल रहा है, जो नहीं कर पा रहा उसको नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से वी विल से कि ये क्या है, ये इसका मिसयूज भी हो रहा था, ठीक है। देन टाइम कंज्यूमिंग, देखो आपने अभी अभी इंडस्ट्री सेटअप की, पहली चीज तो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो लाइसेंस लगा उसको लेने में बहुत टाइम लग गया, उसके बाद में नेक्स्ट चीज अब आप बोल रहे हो कि अगर आप एक्सपांड कर रहे हो तो भी लाइसेंस लो, अब फिर से अगर एक्सपांड हम करने की सोच रहे हैं तो हमें फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर से सेम प्रोसीजर, फिर से उतना जो है टाइम लगाओ, फिर से उतने चक्कर लगाओ, उसके बाद में कहीं जाकर लाइसेंस मिलेगा। अब इससे क्या होता है ना, एक इंसान का जो मोटिवेशन होता है ना वो वहीं पर डगमगा जाता है, वो बोलता है इतना करने से अच्छा है रहने दो, हम तो इतने में ही खुश है, हमारा तो गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज कहीं ना कहीं जो है ना ग्रोथ को रोक भी रही थी, जो ग्रोथ हम लोगों ने देखी जीडीपी में उससे ज्यादा भी हो सकती थी अगर यहाँ पर थोड़ी चीजें क्या होती, थोड़ी चीजें फ्लेक्सिबल होती तो, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाट, आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ऑल राइट, then public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward areas. Public sector ने काफी जो है important role यहाँ पर play किया है, पब्लिक सेक्टर ने काफी जो है कंट्रीब्यूट किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज, एक इंडस्ट्रियल बेस बनाने में जो है उनका काफी स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट रहा है। However, the public sector continued to monopolize, that too ineffectively, in certain non-essential areas, which could be well handled by the private sector. ठीक है, तो ठीक है, ये सारी चीजें अच्छी बात है, लेकिन वी आर क्रिटिकली जो है अप्रेजल हम लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें जो है सही का सही गलत का गलत बताना है। सो अकॉर्डिंगली जो पब्लिक सेक्टर है वो कहीं कहीं मोनोपोली भी क्रिएट करते जा रहे थे, ठीक है। दैट इज ऐसी चीजें जहां पर जरूरत नहीं है उनकी, वहां पर भी वो क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रीज को ओन कर रहे थे। वो अगर प्राइवेट हैंड्स में दे दोगे तो भी वो काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई भी एसेंशियल्स की हो गई, अब आर्म्स एमिनेशंस ये वाली जो चीज है ये वी नो कि ये पब्लिक सेक्टर के अंडर होना इज नेसेसरी, ठीक है। लेकिन जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई मेडिसिन की या वी विल से कि कोई फार्मास्यूटिकल है, तो दैट कैन बी हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो फिर अब ऐसे केसेस में जो चीजें प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर सकती है वो चीजें डेलीगेट कर देनी चाहिए थी, ठीक है। Many public sector firms also incurred huge losses but continue to function because of difficulty in closing a government undertaking. ये तो आज तक भी होता है, ठीक है। BSNL, राइट, BSNL इज एन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप में से कितने लोग हैं जो BSNL यूज करते हैं? स्टिल BSNL इज वर्किंग। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है कुछ कुछ बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस भी इनकर कर रहे थे, स्टिल उन्हें क्लोज नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो एक काइंड से बर्डन ही बढ़ा रहे थे। आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन के साइड में ज्यादा जो है गवर्नमेंट का भी रुझान है, लेकिन एट दैट टाइम तो नहीं था ना, तो हम बात तो उसी टाइम की कर रहे हैं, ठीक है। So the monopoly of public sector in such non-essential areas was criticized by many scholars कि मत रखो आप यहाँ पर अपनी अंडरटेकिंग क्यों रख रहे हो, ठीक है। The role of public sector should have been limited to strategic areas like national defense, and private sector should be given the opportunity for other non-essential roles. तो क्या किया जा सकता था कि जो नॉन एसेंशियल रोल्स है जिनमें पब्लिक सेक्टर का होना इज नॉट नेसेसरी, वो चीजें जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वो लोग संभाल लेंगे, और बाकी जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है वो पब्लिक सेक्टर अपने पास में रख सकती है, ठीक है। सो दीज वर वेरियस थिंग्स जो कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। आई गेस की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर और इसका क्रिटिकल अप्रेजल। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज डोमेन के लिए जो है CUET बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। CUET बैच दैट इज लक्ष्य बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एनरोल करने के लिए आप लोगों को कौन सा कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHI-V, SAKSHIV। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव लाइक इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच,
एंड फॉर क्लास 12 हमारे पास में जो है विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच है, ठीक है। तो इन दोनों बैचेस की भी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इफ नॉट एनरोल्ड टिल नाउ, जाकर एनरोल कर लो, अभी भी टाइम है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो, ठीक है। सो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड यू नीड टू यूज कोड साक्षी वी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन से वीडियोस आने वाले हैं, किस टाइम पर क्या मिलेगा, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। एंड जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।